नमस्कार, आप सभी का कलाम RAS के इस चैनल पर स्वागत है। और साइंस टेक के इस वीडियो में हम लोग अब सिलेबस में जो जो प्रमुख टॉपिक्स हैं उनको ये धीरे धीरे उठाएंगे और सारों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सिलेबस का एनालिसिस जो वीडियो है वो डाल रखा है, और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग कलाम RAS और कलाम एकेडमी सीकर दोनों के जो यूट्यूब चैनल है ना, दोनों चैनल्स, उन चैनल्स पे वो वीडियोस अवेलेबल है। प्लीज आप लोग उन वीडियोस को देखें, क्योंकि वो वीडियोस आपको आपकी समझ को बेहतर करेगा और RPSC क्या डिमांड कर रही है वो समझ आप में विकसित करेगा। ठीक है, इन वीडियोस की क्या खास बात है, इन वीडियोस में हम लोग जो है वीडियोस के एंड में आपको क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए कि RPSC टाइप के, RPSC पैटर्न के क्वेश्चंस आप घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए और उनको जो है अपने कमेंट सेक्शन में अपलोड भी कीजिए ताकि आप लोगों को ध्यान रहिए। और बाद में हम लोग ये करेंगे कि इसके साथ में इन क्वेश्चंस की एक मॉडल आंसर्स का एक अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, लेकिन जनरली ये होगा कि आपको वीडियो में ही उनके आंसर्स मिल जाएंगे, वो आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो घर बैठे साथ साथ में होती रहेगी। तो ये चीज हम लोग करेंगे। दूसरी बात ये है कि इन वीडियोस में हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को कवरेज दिया है। ठीक है, जनरली RPSC में ये होता है कि इंग्लिश मीडियम को कंटेंट की कमी होती है और साइंस टेक में इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है। तो जनरली ये है, तो साथ साथ में दोनों कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है। और आइए आप बढ़ते हैं। हमारा ये आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है OTT प्लेटफॉर्म। आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं और RPSC ने 2021 में 2 नंबर का सवाल सीधा दाग दिया था कि OTT प्लेटफॉर्म क्या है। बहुत ही सिंपल है। देखो, प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस जो है अभी तक बहुत ज्यादा सिंपल आ रहे हैं, सीधे के सीधे जो टॉपिक्स है उन्हीं को उठा के दिया जाता है। तो जब क्वेश्चंस जनरल आएंगे तो आपके आंसर में आपको वो डिफरेंस दिखाना होगा बाकी विद्यार्थियों से। तो वो डिफरेंस आप कैसे क्रिएट करेंगे, वो उस लिए आपको अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, क्रक्स में चीजों को लिखना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT प्लेटफॉर्म क्या है? आप लोगों ने यूज भी किए हैं सारे OTT प्लेटफॉर्म्स। किसी ने नेटफ्लिक्स देखा होगा, किसी ने अमेजॉन प्राइम में है, तो हर किसी ने वेब सीरीज देखी होगी, कोई फैमिली मैन, सेक्रेट गेम्स, ये सारे हम लोगों ने देखे होंगे। तो ये सब जो हम देख रहे हैं वो किस पे देखते हैं? वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। OTT मतलब ओवर द टॉप। ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। OTT का फुल फॉर्म ये है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अब आ जाते हैं, देखो समझ में तो आ गया, चलो अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, MX प्लेयर्स हो गया, तो ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है। अब अपने आइडिया तो आ गया कि OTT प्लेटफॉर्म ये है, लेकिन लिखें क्या? एग्जाम में देखो नंबर कब मिलेंगे? जब हम लोग अच्छा लिखेंगे। तो फॉर इंग्लिश मीडियम OTT प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, OTT प्लेटफॉर्म्स आर एप्लीकेशंस। यहाँ पे अपन लोग ये भी कर सकते हैं, मोबाइल और एंड्रॉइड, या ऐसा लिख सकते हैं, एंड्रॉइड तो फिर वो अलग हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशंस विच स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, तो हमारे कीवर्ड्स क्या हो गए? द इंटरनेट होगा, थ्रू द इंटरनेट करना है। क्या करता है? ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग करता है, और ये एक एप्लीकेशंस है, ऐसी एप्लीकेशंस जो ऑडियो और वीडियो को स्ट्रीम करता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो यही हमको उसमें लिखना है। साथ साथ में हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में एग्जांपल्स लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। हिंदी वालों के लिए OTT प्लेटफॉर्म ऐसे एप्लीकेशंस है जो, देखो एप्लीकेशन ही लिखना है यहाँ पे अर्जी या प्रार्थना पत्र मत लिख लेना। ठीक है, तो एप्लीकेशंस है जो इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो और वीडियो सेवाओं को स्ट्रीम या प्रसारित करते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होगी OTT प्लेटफॉर्म की। समझ हमें आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म क्या है? अब आ जाते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के फीचर्स क्या है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्या अगर पूछ लिया सैलिएंट फीचर्स या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म जो होता है वो टेक्निकली एडवांस होता है। OTT platforms are technically advanced and use artificial intelligence। ये भी आपका एक टॉपिक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। Use artificial intelligence to provide a better experience to the user। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है? अब ये होता है ना कि
यूजर जो अब हम लोगों ने जैसे वीडियोस देखे, ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है जिसको रोमांटिक मूवीज पसंद है, उसने 2-3 मूवीज वैसी रोमांटिक देखी। अब वो क्या हो गया, उसकी हिस्ट्री जो है वो वहां पे जो भी OTT प्लेटफॉर्म है उनको माइन करेगा और उस हिस्ट्री के अनुसार उनको जो नए सजेशंस आएंगे वो सजेशंस वैसे ही रोमांटिक या उन मूवीज के ही सजेशंस आएंगे। तो आपके ऊपर जो स्क्रीन पे जो दिखेंगे वो जनरली वही मूवीज होगी। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे एक बहुत बड़े पैमाने पर वो करते हैं, ठीक है। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं और पर्सनलाइज्ड सजेशंस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ कंटेंट दे लाइक एंड आर इंटरेस्टेड इन। तो ऐसे जो भी आदमी उसको देखेगा उसके जितने भी इंटरेस्ट है उसकी हिस्ट्री के आधार पर वो पता लगाएंगे और उसके आधार पर ही आपको ऑफर वो शो और वो टीवी शोज या फिर वो मूवीज वही आपके स्क्रीन पे दिखेगी। आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब भी यूट्यूब पे आप रील्स या वीडियोस देखते हैं या फिर आप कोचिंग, मान लीजिए आप यूट्यूब पे ही साइंस टेक का वीडियो सर्च करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिन में ही आप देखने लगेंगे कि आपके पास जो फर्स्ट स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे सजेशंस में वैसे ही वीडियोस आते हैं, क्योंकि आपने पिछले 2 दिन में 3 दिन में ये आपने सर्च किया है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए ऐसा करते हैं। तो हमें ये भी लिखना है, अगर हमें पूछा जाता है कि फीचर्स में क्या स्पेसिफिकेशन है तो ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टीवी को पता नहीं होता, टीवी और जो होते हैं ना टेलीविजन में ये नहीं होता, थिएटर में ये नहीं होता, वो अपने हिसाब का लगाएंगे और आपको पसंद आए नहीं पसंद आए उनसे वो नहीं होता। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स आपकी पसंद के अनुसार आपको वीडियो और ऑडियो प्रसारित करते हैं। हिंदी वाले ये लिखेंगे, तकनीकी रूप से उन्नत है और उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। कंटेंट हिस्ट्री के आधार पर पसंदीदा और रुचिपूर्ण व्यक्तिगत सुझाव प्रदान करते हैं। आप देखो या नहीं देखो वो अलग बात है, लेकिन आपको जो है वैसे सुझाव पर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपकी हिस्ट्री जो है वो वहां पे जो है रिकॉर्ड हो रही है, तो एक जो प्राइवेसी का इश्यू है वो इश्यू है इसमें। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि प्राइवेसी का इश्यू क्यों होता है। तो ये हम उसमें नेगेटिव्स में लिख सकते हैं, तो आप यहीं से समझ सकते हैं। ये हो गए फीचर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT प्लेटफॉर्म्स कितने प्रकार के हैं, क्वेश्चन ये हमसे पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली ये होता है कि वीडियो वालों को ही हम लोग वीडियो ऑन डिमांड जितने भी चैनल्स होते हैं या वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन्हीं को OTT मानते हैं। लेकिन OTT में ये 4 प्रकार है, ठीक है। OTT टेलीविजन, इसमें एप्पल टीवी, अमेजॉन फायर स्टिक एक बीच में कॉन्सेप्ट आया था, हालांकि अब वो अप्रचलित सा हो गया है, जिसमें ये था कि आपको टीवी में जो है डायरेक्ट यूट्यूब और वो सब कनेक्ट कर सकते थे, अमेजॉन फायर स्टिक्स में ही आप वो सब देख सकते थे। ये एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, ये OTT टेलीविजन का है, ठीक है, टेलीविजन से कनेक्टिविटी करते थे। फिर आ जाता है OTT वीडियो। OTT वीडियो में ये जो है इसी को हम लोग जनरली OTT मानते हैं, ठीक है, बाकी वाला हम लोग छोड़ देते हैं। तो OTT वीडियो में मैंने बता दिया नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये सारे हो गए। फिर आ जाता है OTT मैसेजिंग। मैसेजिंग कौन सी ऐप है, ठीक है, तो इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर एंड मेनी मोर, तो ये मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है, ऑनलाइन। और फिर हो जाता है OTT वॉइस कॉलिंग, स्काइप, व्हाट्सएप, वीचैट, वॉइस कॉलिंग सेवाएं प्रदान जो करते हैं वो हो गया। तो मेनली हम लोग इसी को मानते हैं OTT वीडियो ऑन डिमांड वाले को। लेकिन अगर पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, यहां डीप में नहीं जाएगा इतना टेक्निकल में, बट फिर भी कि अगर एग्जामिनर का माथा सनक गया और ऐसा पूछ लिया तो आपके आउट ऑफ एकदम ना जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। अब पहला जो OTT प्लेटफॉर्म था इंडिया में वो क्या था, बिग फ्लिक्स। बिग फ्लिक्स को 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लॉन्च किया था, बिग फ्लिक्स था, ठीक है। उसके बाद में OTT स्टार्टेड थ्राइविंग इन इंडिया आफ्टर 2013 व्हेन लॉन्च ऑफ GTV एंड सोनी लिव, ठीक है। आफ्टर लॉन्च ऑफ GTV एंड सोनी लिव, डिज्नी हॉटस्टार उसके बाद में आया और फिर वो जो है इतना फेमस हो गया और उसके बाद में फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये आते गए। अब कितने सारे, बहुत सारे, 200 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। और अभी हमारे यहाँ 2022 में एक रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से लगभग 11 या 12 करोड़, लगभग 12 करोड़ एक्टिव पेड सब्सक्रिप्शन है, ठीक है।
जिन्होंने पैसा दिया है। तो ऐसे 12 करोड़ एक्टिव पेड सब्सक्रिप्शन अभी है, और ये जो इतना बड़ा बिजनेस है ये 2025 तक ऐसा है कि $230 बिलियन तक जा सकता है, उससे ज्यादा ऐसी संभावना है इसकी। ठीक है, तो यही वाला हमारे हिस्ट्री हो गया। और हिंदी में हिंदी वालों के लिखेंगे, अगर मान लीजिए पूछ लेते हैं कि भारत में OTT का इतिहास लिखिए, 2 नंबर का सवाल आ जाए। ठीक है, हमारा टॉपिक है तो हमें तैयार करना होगा। तो भारत में पहला कौन सा हुआ? बिग फ्लिक्स। बिग फ्लिक्स कब हुआ? 2008 में लॉन्च। उसके बाद में 2013 में जी टीवी और सोनी लिव ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सोनी एंटरटेनमेंट का सोनी लिव। ठीक है, उसके बाद में डिज्नी हॉटस्टार आया, वो कब आया? 2015 में आया। और फिर जो है धीरे धीरे इसने ग्रो करना शुरू किया बहुत। और कोविड ने जो है OTT प्लेटफॉर्म्स को एक, वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, मतलब अभिशाप में वरदान जो प्राप्त हुआ, वो कोविड के टाइम में OTT बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और नेटफ्लिक्स के बाद में फिर ये इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये सारा चीज है। अभी ये भी लिख सकते हो साथ में कितने पेड सब्सक्रिप्शंस है, कितने क्या है। तो ये डेटा आप लोग, अगर मान लीजिए कोई एनालिसिस का क्वेश्चन आए, या फिर कोई ऐसा मान लीजिए 5 नंबर का ही पूछ लिया कि OTT को टीवी पे वरीयता क्यों दी जाती है, तो उसमें ये आप अपने इस फैक्ट को लिख के अपने जो तर्क को है उसको स्थापित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है 4 टाइप्स ऑफ OTT बिजनेस मॉडल्स। अब OTT का क्या है कि OTT पैसा कैसे कमाते हैं। देखो, ये OTT प्लेटफॉर्म्स हमको वीडियो और ऑडियो प्रसारित करवाते हैं, खुद भी वीडियो और ऑडियो के लिए पैसा देते हैं और बनवाते हैं, ओरिजिनल कंटेंट तैयार करवाते हैं। तो ये पैसा आएगा कहां से? देखो, फ्री में कोई कुछ नहीं देता इस दुनिया में अभी के टाइम में। पहले थोड़ा बहुत तो हो सकता था, कभी दे देते थे। अभी कोई इतना दानवीर नहीं है कि सबको वीडियोस दिखाए। हाँ, थोड़े टाइम के लिए जियो ने हमको फ्री इंटरनेट दिया था, लेकिन वो भी उनका ये था कि सब्सक्रिप्शन बढ़े, और उसकी वजह से उन्होंने बाद में अब पैसा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, वो कंपटीशन में आने के तरीके थे। तो जो जहाँ पे भी फ्री मिलता है ना, वहां पे कुछ न कुछ क्लैश, कुछ न कुछ वहां पे होता है कैच। ठीक है, अब 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल हम लोग बिजनेस मॉडल में समझेंगे कि कैसे ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि OTT के बिजनेस मॉडल्स कौन से, 4 टाइप्स कौन से, तो उसमें आप लोग ये लिखेंगे 4 टाइप्स। ठीक है, पहला है AVOD, यानी एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। ठीक है, फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है? इसमें आप लोग लिखेंगे कि इसमें जो है यूजर से कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज लेने की बजाय उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है वीडियो के दौरान। ठीक है, और जो पैसा, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो एडवर्टाइजमेंट जो दिखाना चाहता है, जो एडवर्टाइजर है, उनसे लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। MX प्लेयर आप लोगों ने देखा होगा, जिसपे आपने सीरीज है आश्रम और बहुत सारे वो देखे होंगे वीडियोस। ठीक है, उसमें आप लोग देखते हैं कि हर 3 मिनट 5 मिनट के बाद में एक बड़ी ऐड आ जाती है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि वो रिदम तोड़ देता है, लेकिन फ्री में दिखा रहा है आपको, वो कोई चार्ज नहीं करता आपसे पैसा। तो वो ऐसे यहां से रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा हो जाता है ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, आपको जो वीडियो या जो सीरीज या जो देखनी है उसका सीधा पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लीजिए कोई आपको जैसे रेंट पे लेनी है, या कुछ टाइम के लिए आपको वो वीडियो देखना है, कोई शो देखना है, उसका ही पेमेंट कीजिए, बाकी का आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। फिर तीसरा हो गया सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। ये कौन से होते हैं? जो अभी फेमस है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारे सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इनका यूजर जो है सब्सक्रिप्शन चार्ज देता है, और ये टाइम का होता है। जैसे 1 महीने का मैंने सब्सक्रिप्शन चार्ज दिया 144 या 149 रुपए नेटफ्लिक्स पे, तो 1 महीने तक मुझे नेटफ्लिक्स की सारी सेवाएं अवेलेबल रही, जितनी वीडियोस मैं देख सकता हूं, जितने ऑडियोज व वीडियोस जो भी हम सुन सकते हैं। अमेजॉन प्राइम का भी यही है कि उनका सब्सक्रिप्शन लो और आप देखो। तो ये सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड और ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। इसमें क्या होता है? इसमें मान लीजिए कोई जैसे हॉटस्टार है, या उसमें क्या है कि एक प्लस अलग है, एक VIP अलग है। कुछ मूवीज जैसे आपको कुछ मूवीज को रेंट के लिए देना पड़ा है। यूट्यूब मान लीजिए, यूट्यूब में अगर आपने कोई मूवीज रेंट करनी है तो उसमें भी है। तो दोनों को मिला के हो गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी दिया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रीमियम जो है वो रहेगा वहां पे प्रीमियम कंटेंट, उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो ये सारे हो गए 4 मॉडल है।
पहला है एवीओडी, दूसरा है टीवीओडी, तीसरा है एसवीओडी और चौथा है हाइब्रिड ऑफ एसवीओडी एंड टीवीओडी। दोनों का इसमें मिश्रण रहेगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल कौन से हैं ओटीटी के, तो आप ये चारों लिखेंगे। ठीक है, 2 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन अगली बार। अब आ जाते हैं अपने सीधे कि इसके लाभ क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओवर टीवी या ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स जो भी थे हमारे, थिएटर्स हो गए या जो भी है, ठीक है, उन पर ओटीटी का क्या लाभ है, क्यों ओटीटी ज्यादा पसंद किया जाता है। देखो, रिडक्शन इन द कॉस्ट। ठीक है, आप थिएटर में जाते हैं तो आपका एक आम थिएटर मान लीजिए, देखिए ज्यादा महंगा वाला नहीं, लेकिन 200 रुपए आज की डेट में आपको एक मूवी देखने के लिए देने पड़ते हैं। ठीक है, थिएटर में गए, वही का वही नेटफ्लिक्स पे आपको 150 रुपए में महीने भर जितनी मूवी आप देख सकते हो उतनी कर सकते हो। तो अब क्या हो गया, लागत में कमी, रिडक्शन इन द कॉस्ट। तो ये इसका बेहतरीन एडवांटेज है कि ये जो है जितना चार्ज लगता है मूवी देखने के लिए उसमें लागत में कमी करता है। दूसरा, टीवी वाला देख लो कि आपको जो है सब टीवी में कोई एक चैनल लेना है, दूसरा चैनल नहीं लेना, वो फिर सिलेक्शन, उस पर भी आपकी डिमांड के बिना ऐसी मूवीज आएगी या नहीं आएगी, और फिर उसमें अभी आपको 500 लगभग आपको देना पड़ता है, लेकिन ये 149 में आपको सब दे देगा। ठीक है, दूसरा आता है इम्प्रूव्ड साउंड एंड वीडियो क्वालिटी। अब जो नेटफ्लिक्स पे आपको वीडियो क्वालिटी या फिर अमेजॉन प्राइम पे वीडियो क्वालिटी 1080p और उससे ऊपर की आपने देखी होगी, ठीक है, वो आपको मिलेगी। इतनी आपको टेलीविजन में नहीं मिल पाती। कई बार बादल आ जाते हैं तो भी आपका लिंक नहीं, वो खराब हो जाता है। कई बार जो है मूवी की क्वालिटी वैसी नहीं होती है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम या फिर जियो सिनेमा जो भी है, जितनी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर क्वालिटी जो है वो एश्योरेंस होती है कि साउंड और वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो इस वजह से बेहतर ध्वनि और वीडियो गुणवत्ता आपको मिलती है। दूसरा एडवांटेज ये है। ठीक है, तो आप जैसे ही क्वेश्चन आते ही पहला ये लिखेंगे लागत में कमी, कम लागत, दूसरा लिखेंगे बेहतर ध्वनि और वीडियो गुणवत्ता, तीसरा हो गया इंस्टेंट एक्सेस। जैसे ही पेमेंट किया या जैसे ही आप डायरेक्ट बैठे हैं मोबाइल से हाथों हाथ, कहीं नहीं जाना आपको, जहां आप चाहते हो कहीं चले गए एकदम पहाड़ों में और वहां पे आपको अब अच्छी मूवी देखनी है, ठीक है, तो वहां पे आप थिएटर जाना, थिएटर वगैरह वहां पे इतनी सुविधा नहीं है, टीवी वगैरह नहीं है, तो आप हाथों हाथ नेटफ्लिक्स खोला अपना, नेटफ्लिक्स एंड बिंज वॉच। आजकल नई टर्म्स भी तो आती है मूवीज में कि हम लोग साथ में बैठ के नेटफ्लिक्स देखें, नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो वो वाला जो है कि आप इंस्टेंट एक्सेस आपको मिल जाता है, कहीं पे भी हो, आपके टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जनरली टीवी पे कोई भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है तो उसका फिक्स टाइम है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है इन पे क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को अपने टाइम के हिसाब से इनको देख सकते हैं। आपका जैसे रात में देखने को मन हुआ, सुबह देखने को मन हुआ, जब भी चाहो वो देख सकते हो। ठीक है, फिर मल्टी प्लेटफॉर्म सर्विस, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स एक साथ आती है, बहुत सारी चीज जो है मूवीज यहाँ पे देख सकते हो, टीवी सीरीज देख सकते हो, ओरिजिनल कंटेंट भी वहां पे है, पहले का कोई बना हुआ है वो भी वहां पे है। तो बहुत सारी मल्टी प्लेटफॉर्म सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, बहुमंच सेवा। फिर लास्ट है ओरिजिनल कंटेंट। कुछ मूवीज ऐसी है जो ये खुद लोग प्रोडक्ट करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं और खुद लोग स्पॉन्सर करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स की कुछ सीरीज है, अमेजॉन प्राइम की जैसे मान लीजिए फैमिली मैन है, तो वो सेक्रेट गेम्स है, तो वो अमेजॉन प्राइम ने खुद प्रोड्यूस की है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पायरेटेड का अलग है, टेलीग्राम को आप उससे हटा दीजिए, लेकिन अभी वो धीरे धीरे उस पर भी कंट्रोल होने के, उस पर भी जो है ज्यादा बेहतर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स ला रही है और फिर आपका थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आपको मूल सामग्री इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा नहीं मिलेगी ऑफिशियली। ठीक है, अनऑफिशियली नहीं कह रहा मैं, ऑफिशियली ये। तो ये 5 आपको, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो इन 5 पॉइंट्स को आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इन्हीं को सीधा रटना है। रिडक्शन इन द कॉस्ट, इम्प्रूव्ड साउंड एंड वीडियो क्वालिटी, इंस्टेंट एक्सेस, फ्लेक्सिबल, इंस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल लिख सकते हो यहाँ पे, फ्लेक्सिबल एक्सेस, मल्टी प्लेटफॉर्म सर्विस, ओरिजिनल कंटेंट, ये आप हिंदी में भी, लागत में कमी, बेहतर ध्वनि और वीडियो गुणवत्ता, त्वरित पहुंच, बहुमंच सेवा और मूल सामग्री, ये जो है आप उसमें लिखेंगे और थोड़ा सा एक एक लाइन में जो मैंने समझाया है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। अब
फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, ठीक है। अभी मैंने जो सिचुएशन दी थी कि पहाड़ों में गए और वहां पे अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन उसमें भी अब आप लोगों के लिए एक सुविधा दे दी है कि आप पहले से डाउनलोड करके जाएं और वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है। इंटरनेट कनेक्शन पर डाउनलोड करने के लिए भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो प्लान आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेसेसरी इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी तक हमारा 100% नहीं हुआ है। इंडिया में इंटरनेट अभी भी अराउंड 40 से 50% लोगों के पास में अभी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है गाँव में, और इतनी अच्छी इंटरनेट सुविधा अभी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज अभी तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरा है द कनेक्शन कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। अभी हमने कहा था ना कि बेहतर क्वालिटी ऑफ कंटेंट, लेकिन अगर आप लोग ऐसी जैसे ट्रेन में जाता हूं, मेरे को तो ये महसूस होता है, मैं ट्रेन में जा रहा हूं और मुझे कुछ अच्छा देखना है तो वो मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरनेट की स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी, तो एक वो वीडियो क्वालिटीज भी जो है ना वो कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। वो फ्लक्चुएशंस होता है। तो क्या है कि न सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बल्कि बेहतर क्वालिटी ऑफ इंटरनेट चाहिए, आपको कनेक्शन वैसा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है थ्रेट टू सिक्योरिटी। मैंने आपसे पहले ही कहा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को जो है वो थ्रेट पहुंचाता है। ये आपकी साइबर सुरक्षा के लिए भी ये खराब है, क्योंकि आपकी बहुत सारी डेटा जो है उनके पास जा रहे हैं। और फिर चौथा है टाइम वेस्टेज, ठीक है। आपके समय का जो है, देखो बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी इतनी चिंता क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास जियो है और नेटफ्लिक्स है, या फिर इस टाइप का, ठीक है। 150 में आपका महीने का जुगाड़ हो गया, महीने भर आप बाकी कोई टेंशन हो तो फटाफट नेटफ्लिक्स लगा लीजिए। तो ये जो है आपके टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। आप कुछ बेहतर प्रोडक्टिव काम कर सकते हो उस दौरान में, लेकिन आप 3 घंटे मूवी देखने लग गए, हाथों हाथ अवेलेबल है तो बैठ गए, फिर वापस उठते नहीं है, ठीक है। तो ये जो है टाइम वेस्टेज का बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। लैक ऑफ सेंसरशिप, इसको अभी हाल फिलहाल में जो आईटी की गाइडलाइंस आई है आईटी एक्ट के तहत, उसमें काफी हद तक इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन फिर भी इतने लेवल का नहीं है जितना ऑलरेडी जो थिएटर्स में लगती है मूवीज या टीवी कंटेंट है उसका है। टीवी कंटेंट जो है वो उन पे जो सेंसरशिप की जो नियम्स है उतने अभी इस पे नहीं है। इसमें भी स्व विनियमन का पार्ट है, ठीक है। तो सेंसरशिप का अभाव, समय की बर्बादी, सुरक्षा के लिए खतरा, कनेक्शन सामग्री की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इंटरनेट कनेक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कनेक्शन सामग्री की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, और आवश्यक इंटरनेट कनेक्शन ये जरूरी है, ठीक है। ये 5 पॉइंट आप लोग उसमें लिख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा के। अगर आपसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही पूछ लिए तो आप लिख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि अब डीप में कहां तक जा सकता है। तो वो गाइडलाइंस पूछ सकता है, इंटरनेट गाइडलाइंस जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ठीक है। ये अभी नए जारी किए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने जब अपना प्रसार किया यहाँ पे इंडिया में, तो बहुत सारे इश्यूज आए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे एक तो अभद्र चीजें दिखाई जा रही है, या फिर ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जो या तो मतलब कुछ धार्मिक लोगों ने भी ये कहा कि हमारे धर्म विरोधी है, कुछ वो अश्लील कंटेंट जो है वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है, और बच्चों की पहुंच वहाँ तक है। मोबाइल आजकल बच्चे जो है मोबाइल जो है उन तक पहुंच आराम से है, तो वो लोग नेटफ्लिक्स वगैरह पे ये जो उनकी उम्र के हिसाब से नहीं है कंटेंट, वो तक देख पा रहे हैं। तो उसके लिए सरकार ने फिर नई गाइडलाइंस जारी की। गाइडलाइंस किसके तहत जारी की गई? वो है सेक्शन 87 ऑफ आईटी एक्ट। इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्री में भी पूछ सकते हैं, और आप मेंस में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा एक पार्ट वो भी है सोशल मीडिया और उसके इफेक्ट, डिजिटल इंडिया या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमारा जो है सिलेबस में है। तो ये वाला, इसमें सिर्फ हम लोग वही कवर करेंगे जो ओटीटी और इससे रिलेटेड है, ठीक है। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन है वो थोड़ी अलग है, उसको भी हम जब सोशल मीडिया वाला पार्ट करेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 87 सेक्शन के कौन सा आईटी एक्ट 2000, उसका सेक्शन नंबर 87। सेक्शन 87 क्या कहता है? सेक्शन 87 कहता है कि केंद्र सरकार को आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या इससे रिलेटेड नियम या गाइडलाइन जारी करने की शक्ति है, ठीक है। मेन बात यही है। उसके तहत
ये जो है केंद्र सरकार ने जारी किया और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट करेगा, इसको देखेगा कि ये गाइडलाइंस जो है फॉलो हो रही है या नहीं। अब आ जाते हैं इसमें क्या है, कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो है ऑनलाइन न्यूज है उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स इन्होंने जारी किए हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो, पॉइंट देखना। पहला पॉइंट है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनको ये कहा गया है कि वो खुद जो है कंटेंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी, देखो पहला हो गया एडल्ट कैटेगरी, फिर इधर हो गया यूनिवर्सल, इन दोनों के बीच में 3 कंटेंट और है, ठीक है। U/A 16+, U/A 13+ और U/A 7+, ठीक है। तो ये कैटेगरी आपकी हो गई, ठीक है। तो ये कैटेगरीज 5 कैटेगरीज में वो खुद अपने कंटेंट को सर्टिफाई करेगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा, सेल्फ क्लासिफिकेशन होगा उसके आधार पर, ताकि क्या है कि बच्चों की पहुंच उन कंटेंट तक ना हो। ये जैसे ये वाला है ना, ये कंटेंट जो है बच्चों से दूर रखने के लिए कहा गया है और ये वाला कंटेंट तक बच्चों का, ताकि पेरेंट के पास में भी ये सुविधा उपलब्ध हो कि वो लॉक लगा दे तो उसके बाद में यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो पहले क्लासिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। इसके लिए उनको कहा गया है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। दूसरा पार्ट है publishers of news on digital media would be required to observe norms of journalistic conduct of the Press Council of India। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका जो मानदंड है उनको पालन करना पड़ेगा। और प्रोग्राम कोड जो है वो किसका है, वो केबल टेलीविजन नेटवर्क, इसको कौन फॉलो करेगा, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, जैसे ऑनलाइन मीडिया, क्योंकि इसमें साथ में ये भी है ना ऑनलाइन न्यूज, तो ऑनलाइन न्यूज जो है वो करेगी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कोड है उसको फॉलो करेगी, और जो डिजिटल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो जो है वो इनको करेगी केबल टेलीविजन नेटवर्क को, इसका जो कोड है उसको, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया कि 3 लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर किसी को शिकायत है तो उस शिकायत के लेकर वो कहां जाएगा, उसके लिए इनको गाइडलाइन जारी की गई कि वो 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करेंगे। उसमें पहला स्तर होगा सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर, ठीक है। जो प्रकाशक है, जो प्रसारक है, वो उसका एक सेल्फ रेगुलेशन होगा। ये जनरली जो है न्यूज से रिलेटेड, डिजिटल मीडिया और न्यूज से साथ साथ में ओटीटी भी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पब्लिशर जो है वो ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर इंडिया में जो है, इंडिया में एक ग्रीवांस शिकायत निवारण अधिकारी, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा, और वो जो है वो जिम्मेदार होगा कि जो भी शिकायतें मिले उनको उनके पास मिलेगी और वो उनका 15 दिन में निवारण के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट लेवल तो ये हो गया, सेकेंड लेवल हो गया सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। ये हो गया सेल्फ रेगुलेशन, पब्लिशर खुद करेगा, वो अपॉइंट करेगा एक अथॉरिटी, और उसके बाद में इसके ऊपर जो होगा ये जितनी भी डिजिटल मीडिया की जितने भी यूनिट्स हैं इन सब का एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे एक A, B, C, D, ये 4 डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। पहला लेवल जो होगा वो इनके लेवल पे ही ये खुद अलग अलग अपने अपॉइंट करेंगे अथॉरिटीज, ठीक है। दूसरा लेवल क्या होगा, ये सब मिलके एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, ठीक है। उस बॉडी को हेड करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, रिटायर्ड जज, या फिर हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन, कोई अच्छी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है वो हो सकते हैं, और साथ में 6 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है, ठीक है। तो हेड कौन कौन करेगा, या तो हाई कोर्ट का जस्टिस हो, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हो, और या फिर कोई एक एमिनेंट पर्सन जो हो, ठीक है, वो हेड कर सकता है इसको। अब आ जाते हैं थर्ड क्या हो गया, ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये एक, इसके बाद इनके यहाँ पे मान लीजिए शिकायत की उसने, ठीक है, 15 दिन में ये लोग निवारण करेंगे। 15 दिन में अगर या तो 15 दिन में निवारण नहीं, या फिर उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो इसके पास जाएगा, ठीक है, वो सुनेंगे। अब यहां से भी अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, वो शिकायत जो है वो जाएगी मिनिस्ट्री के पास में। ये
दो काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है नहीं हो रही है इसका ओवरसाइट भी करेगी, साथ में एक इंटर डिपार्टमेंटल एक कमेटी बनाएगी जो ये ग्रीवांसेस को या फिर शिकायतों को सुनेगी। तो ये हमारा पूरा अगर हमें पूछा जाए, हालांकि 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो मेनली तो हमारा ओटीटी के लिए हो गया, सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट होगा। फिर दूसरा उसको जो है एक कोड को फॉलो करना पड़ेगा, वो है इसका प्रोग्राम कोड ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये करना पड़ेगा। 3 लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा और आप ये सब लिखेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए अगर पूछा जाए सीधा ही क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपके उसमें भी है, सूचना प्रौद्योगिकी आपके मेन पोर्शन है, ठीक है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये लाइन लिखेंगे फर्स्ट कि धारा 87 के तहत जो है केंद्र सरकार ने इसे अधिनियमित किया है और इसको जारी किया है, और कार्यान्वयन जो है इसका वो करेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑनलाइन समाचार, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ये आचार संहिता है। इसमें फर्स्ट जो है वो सामग्री का कंटेंट का जो है स्ववर्गीकरण करेगा, 5 कैटेगरी में मैंने बता चुका हूं। समाचार के प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद की पत्रकारिता आचरण के मानदंड, ठीक है, ये वर्ड्स याद रखना। कौन है? भारतीय प्रेस परिषद, इंडियन प्रेस काउंसिल, पत्रकारिता आचरण के मानदंड, ठीक है, इसको फॉलो करना है। और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत कार्यक्रम संहिता, ये 2 है, कार्यक्रम संहिता, प्रोग्राम कोड, इन पर नजर रखनी होगी जिससे ऑफलाइन और डिजिटल मीडिया को एक समान वातावरण मिल सके, ठीक है। ये नहीं हो कि टीवी वालों को जो है वो वहां पे सेंसरशिप है, सारी चीजें हैं, उनको फॉलो करनी पड़ रही है, लेकिन डिजिटल मीडिया जो है कुछ भी प्रसारित कर रहा है, तो वो समान वातावरण नहीं है। इसलिए समान वातावरण उपलब्ध कराने के लिए त्रिस्तरीय शिकायत निवारण, प्रकाशकों द्वारा स्व विनियमन, तो ये दोनों चीजों के लिए है, ठीक है। डिजिटल मीडिया भी है, ऑनलाइन समाचार भी है, और ओटीटीज भी है। ओटीटी में मेनली यही है कि आप स्ववर्गीकरण करेंगे, उसके साथ साथ में आप लोग पेरेंटल लॉक देंगे ताकि बच्चों को उन सब के जो है उससे बचाया जा सके, और कोई भी ऐसी चीज जो इनके तहत कार्यक्रम संहिता के बाहर हो, ऐसी चीज आप लोग वहां पे नहीं डालेंगे, उसमें बचेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके काम हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म का। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे जो है क्वेश्चंस। देखो सारा पढ़ा दिया, सारी चीजें। अब जब तक हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वहां पे जाके लिखना, बहुत अच्छा आंसर लिखना, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए पहला देखिए, उस क्वेश्चन को करने की एक आदत डालिए और इन क्वेश्चंस को आप हमेशा लिखिए। पहले ये होगा कि अगर कोई पिछला साल में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो हमारे ऊपर रहेगा, ताकि हम लोग ध्यान रहे कि हाँ इस पोर्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं। और फिर उसके बाद में जो है कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं कि संभावित क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म? ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? आरपीएससी ने 2021 मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सिंपल सा जो मैंने परिभाषा आपको दी है वही आपको लिखनी है, साथ में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, और एक लाइन वो ऐड भी कर सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अपने हिस्ट्री के अनुसार एक प्रभावी सजेशंस या आपके रुचिपूर्ण सजेशंस जो है आपको देता है, ठीक है। ये लाइन आप उसमें ऐड कर सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग दे रहे हैं कि आईटी अधिनियम 2000 के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश क्या है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। 2 नंबर में आया तो सिर्फ आपको पॉइंट लिखने हैं, जैसे स्ववर्गीकरण हो गया, और कोड का फॉलो करना है, टेलीविजन संहिता का फॉलो करना है, और तीसरा हो गया त्रिस्तरीय ग्रीवांस रिड्रेसल। तो ये 3 चीजें लिख सकते हो, और अगर 5 में आया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आप लोग, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये लिखेंगे, ताकि जो हमारा सेशन पूरा हुआ है, ये पूरा वीडियो देखा है, इसका फ्रूटफुल का आउटकम आपको मिल सके, आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया तीसरा क्वेश्चन, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओवर ट्रेडिशनल सिनेमा एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये मैंने आपको साफ लिखवाया है। ये 10 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। सिर्फ अलग से पूछ ले, एडवांटेजेस पूछ ले, डिसएडवांटेजेस पूछ ले, ठीक है, अलग अलग पूछे। तो आपके अगर दोनों तैयार हुए तो आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। मैंने एडवांटेजेस 5 दोनों में दिए हैं, ठीक है। और भी ज्यादा हो सकते हैं, उसको बढ़ा के लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको याद जो है इजीली भी हो जाए और आपकी समझ भी बन जाए और उसमें क्या क्या लिखना है वो भी हो जाए, इसलिए 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इसके अलावा आप लोग और भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने किया है, ठीक है। लेकिन ये अगर आपने 5 लिख दिए तो आपका
क्वेश्चन कवर हो जाएगा और आपको अच्छे आंसर, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और इसको जो है क्वेश्चन को अपने पास लिख के रख ले, और बाद में हम लोग ये करेंगे कि इन क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग इनके मॉडल आंसर्स आपको देंगे, ठीक है, जरूरत होगी तो। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी आपको जरूरत है, ठीक है। ये आप वीडियो में पीछे जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। कलाम आरएएस आपके लिए ये वीडियो सेशंस जो है ये और लाता रहेगा। अब आगे हम लोग साइंस का पूरा, साइंस एंड टेक का जितना भी पोर्शन है हम लोग इन वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।